है एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 3 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर बताएंगे आपको ग्रेटर नोएडा से है। यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों पर अंतिम मुहर लगने वाली है। ये कौन कौन सी 3 खबरें हैं एक नजर में देखिए, यहां पर बता देते हैं। नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण जो है वो किया गया है। तैयारियां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा की है। तो ये पहली खबर जिसकी जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो वही दूसरी खबर रहने वाली मेरठ से, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है। तमाम जो अवैध निर्माण वहां पर बने हुए थे उस पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है और ऐसे में प्रशासन की ओर से एक के बाद एक बड़े एक्शन यहां पर लिए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और इसी का उदाहरण हम यहां पर देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर के जरिए किस तरीके से यहां पर एक्शन लिया गया है और तमाम अवैध निर्माण को यहां पर जमींदोज किया गया है। उस बारे में आपको विस्तृत तरीके से हम आगे बताएंगे। बिल्कुल, और तीसरी खबर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए मुजफ्फरनगर में किस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में यहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और आज भी रतनपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गए। तो इन सभी खबरों को विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे। इन खबरों की अंदर की जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृहमंत्री अमित शाह की बिहार में चुनावी हुंकार। खगड़िया, मुंगेरी और नालंदा में रैली। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। शाम 5 बजे पीएम मोदी से होगी मुलाकात। दिल्ली के नागलोई इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 3 बदमाश हुए घायल। पकड़े गए बदमाशों ने की थी पुलिस पर फायरिंग। मुरादाबाद में मदरसा मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां गिरफ्तार। 8वीं की बच्ची से मांगा था वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में रोड रेज से कोहराम। बेकाबू कार ने 7 लोगों को कुचला। 5 की मौके पर मौत, 2 घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। और देश भर में छठ महापर्व की आज से शुरुआत। नहाय खाए के साथ व्रतियों ने छठी मैया की शुरू की आराधना। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पहली खबर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के दौरे पर आज हैं, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम योगी ने निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि भी तय कर सकते हैं, बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण यहां पर किया है, जहां टर्मिनल बिल्डिंग समेत बोर्डिंग की तैयारियों को परखा गया। बता दें कि अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग दीपक कुमार ने पिछले दिनों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर संशय बढ़ गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद अब उद्घाटन को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और ऐसे में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम है वो अब अंतिम चरण में है, यानी फेज 1 का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में दिसंबर में इसका उद्घाटन होना है, ये बात तो तय है, लेकिन अब तक इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, यानी तारीख अब तक फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ऐसे में आज के दिन निरीक्षण के बाद समीक्षा हुई है और समीक्षा के बाद अब जो है तारीख आज के दिन फाइनलाइज हो सकती है, बताया जा रहा है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पर निरीक्षण किया है। और देखिए खास बातें आज के दिन की जो रही है वो भी आपको बता रहे हैं। उद्घाटन की तारीख पर मुहर आज के दिन लग सकती है। 30 दिसंबर को उद्घाटन हो सकता है, इसका अनुमान है। और पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, अंतिम दौर में ये पूरा काम है। और इसी के साथ साथ जब ये बनकर तैयार होगा तो सालाना 50 लाख यात्री इस एयरपोर्ट से सफर करेंगे, ये बताया गया है। फिलहाल जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे एयरपोर्ट का जायजा लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये भी समझने की कोशिश की है कि काम कितना हुआ है, कितना अभी बाकी रह गया है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है।
तो नोएडा एयरपोर्ट और इसकी सौगात जो है बहुत जल्द नोएडा के लोगों को मिलने जा रही है। कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। देखिए, जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, कार्यों को लेकर जानकारी ली गई, उद्घाटन की तारीख, क्योंकि मेरे सहयोगी भी लगातार बता रही है कि अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा, तो उसकी तारीख पर आज बातचीत होनी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है, जिस तरीके से जानकारी आई है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उन्होंने निरीक्षण किया, इस बारे में प्रधानमंत्री को भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए, एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का यहाँ पर निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। हर एक पहलू पर क्या कुछ कार्य अब तक हुआ है, क्या कुछ अत्याधुनिक तकनीक से बनकर ये पूरा एयरपोर्ट तैयार हुआ है, क्योंकि इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो यात्री आने वाले हैं उनकी सुविधा को प्रायोरिटी पर रखा गया है, उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसी बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से हर एक पहलू के बारे में जानकारी ली है। और उसके बाद जब ये पूरी जानकारी उनकी ओर से ले ली गई, लगभग 40 मिनट तक वो एयरपोर्ट का निरीक्षण करते रहे, तमाम अधिकारी उनको हर एक पहलू के बारे में जानकारी देते रहे। उसके बाद जब समीक्षा बैठक हुई है, तो समीक्षा में कुछ जरूरी दिशा निर्देश जो उन्हें लगा होगा वो उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो शुरुआती आगमन है यहाँ पर लोगों के लिए बताया जा रहा है कि 50 लाख यात्री यात्रा कर सकते हैं और नोएडा से अलग अलग स्टेट जाना भी आसान हो जाएगा और सबसे ज़्यादा राजस्थान और बिहार को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसका उद्घाटन अब किस तारीख को होना है, इसकी जानकारी आज कुछ वक्त में पता चल जाएगी। जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है, यहाँ पर कार्य समीक्षा करने के बाद डीएम को भी निर्देश दिया है कि जो काम अगर अधूरे हैं तो उनको फौरन जल्द किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी तारीख को लेकर लगातार संशय बना था। और ऐसे में आज माना जा रहा है कि एक तारीख आ जाएगी, जिसके बाद जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को एयरपोर्ट से आगे सफ़र करना बहुत आसान हो जाएगा और यहाँ फ्लाइट के जरिए लोग दूसरे स्टेट भी पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में नोएडा, जो कि नोएडा सिटी है, इसको और ज्यादा विस्तार दिया जा रहा है और इसी को लेकर आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तारीख से उद्घाटन जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिबद्धता रही, जो उन्होंने बात कही थी सत्ता में आने के बाद कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा और विकास को और ज्यादा तेजी दी जाएगी, तो उसकी कवायद जो आप इसके जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए देख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अभिषेक भाटी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। तो अभिषेक, आज का निरीक्षण किस तरीके से बेहद खास रहा, समीक्षा बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी निशु, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा आगमन था। ये आगमन जो है वो तैयारियों को लेकर था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे। साफ तौर पर ये जो जायजा उन्होंने लिया गया है वो इस कदर लिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तिथि है वो तय नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर वो ये डेट तय करने के, लोकार्पण की जो डेट है उसके चलते वो आज जायजा लेने यहाँ पर पहुंचे थे। निशु, बिल्कुल, ऐसे में अभिषेक, क्या ये भी जानकारी मिल पाई है कि इस एयरपोर्ट के उद्घाटन होने के बाद जो फ्लाइट सफ़र है वो कैसा आसान होगा, किन किन स्टेट्स को कवर किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी मिल रही है या अभी इसमें वक्त बाकी है? जी, बात करें लोकार्पण की तो वो तिथि जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पीएम के साथ बैठकर की जाएगी। सीईओ रवि कुमार ने बताया कि जो रनवे है वो काफ़ी पहले भी चर्चित रहा था और 2 दिन पहले भी जो रनवे है वो फ्लाइट जो यहाँ पर देखी गई थी कि आखिर किस कदर काम जो है वो चलाया जा रहा है, तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पहुंचे थे और किन किन स्टेट में चला जाएगा उसको लेकर आगे जानकारी भी आने वाली है। नीतू, और अभिषेक, इसी के साथ साथ लोगों में उत्साह इस बात को लेकर भी है कि इस बार किस तरीके से तमाम सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो साझा की गई, वो दिखाती है कि तमाम अत्याधुनिक तकनीक से बनकर ये तैयार हो रहा है, जहां पर जो यात्री यहां पर आएंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि कोई भी यहां पर उन्हें दिक्कत ना हो। तो किन सुविधाओं से लैस से होने वाला, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, सीआईएसएफ द्वारा एक ऐसी टीम बैठाई गई है जो कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देख रही है और टर्मिनल बिल्डिंग का जो जायजा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया था। और कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो आज लगभग 5 बजे के करीब ये तय कर देंगे कि लोकार्पण आखिर किस दिन होगा, कौन सी वो तिथि होगी, कौन से महीने में वो तिथि होगी कि जो लोकार्पण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब अभिषेक ये है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 बजे डेट सामने आ जाएगी कि किस डेट को
इनॉग्रेशन होना है, तो क्या हम ये समझे कि आज जब पीएम आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी उसके बाद ही डेट सामने आएगी, या उससे पहले ही लगभग सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, अपर सचिव द्वारा दीपक कुमार द्वारा ये तय कर लिया गया था कि 30 अक्टूबर से पहले जो डेट है वो सामने आ जाएगी, लेकिन निर्माण कार्यों में देरी के चलते ये डेट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तो उसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जायजा लेने के बाद आज नरेंद्र मोदी पीएम से मुलाकात करेंगे और वहीं पर तिथि सामने निकल कर आएगी। अभिषेक, ऐसे में जानकारी ये भी थी कि 30 अक्टूबर जो है डेडलाइन दी गई थी कि तमाम कार्यों को पुख्ता किया जाए, तमाम कार्य जो है पूरे किए जाए। तो वैसे में किन पहलुओं पर काम होना भी बाकी है जो अंतिम चरण में चल रहा है, जिसके लिए अभी और समय लगेगा? जी बिल्कुल, बात करें टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग व्यवस्था की, जो वहाँ पर काम करने में काफ़ी देरी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। प्राधिकरण द्वारा ये काम जो उसमें थोड़ी देरी दिखाई गई थी, जिसके चलते 30 अक्टूबर तक जो डेट है वो फाइनल नहीं की गई, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद पहुंचे थे और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से इस विषय पर आगे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं और जिनके लिए ये उनको मानना आसान हो जाएगा कि बहुत जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनको समर्पित किया जाएगा, ऐसे में उनके मन में भी ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि किस तरह का एयरपोर्ट बना है, क्या खासियत होगी। जाहिर तौर पर आप ग्राउंड जीरो पर भी रहते हैं, आपने आकलन भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से इसको तैयार किया गया। कुछ अलग खासियत बाकी एयरपोर्ट से इस बार देखने को मिलेगा नोएडा एयरपोर्ट का? जी, ये तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद ही पता चलेगा। आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ द्वारा ये बड़ा लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से कराने को हो रहा है। नीतू, ऐसे में फेज 1 का काम जो अंतिम चरण में, फेज 2 को लेकर क्या कुछ जानकारी है, इस बारे में भी कोई जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताया कि नोएडा टर्मिनल एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको कार्य इतना तेजी से चल रहा था कि आखिरकार 2 साल में जो कार्य पूर्ण कर लिया गया था। और कहीं ना कहीं ये बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि लोकार्पण करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को मनाने वाले हैं, तो ये डेट सामने निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ऐसे में इस एयरपोर्ट को बहुत जल्द जो है वो लोगों को समर्पित भी किया जाएगा, लेकिन अब सबसे पहले ये देखना है कि किस डेट को इसका उद्घाटन होगा और क्या कुछ खासियत देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। अब आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बने अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए और आसपास के इलाकों में वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। बता दें कि ये कॉम्प्लेक्स 35 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें बनी 22 दुकानें ढाई जा रही हैं। कॉम्प्लेक्स आवासीय भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड पर बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। लगभग 10 महीने बाद आज पुलिस प्रशासन ने यह अवैध निर्माण को गिराया है। तो ऐसे में तस्वीरें भी जरा देखिए, जहां पर किस तरीके से इस अवैध कॉम्प्लेक्स को गिराने का काम प्रशासन की ओर से किया गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जो कि एक लंबी लड़ाई रहा, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक लंबी लड़ाई के बाद जो है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आया है। और ऐसे में इस अवैध कॉम्प्लेक्स को जो है यहाँ पर ढहाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में पहले से ही इस बारे में जानकारी दे दी गई थी, इससे तमाम व्यापारी जो अपना सामान लेकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है खाली करने में जुट गए थे। और ऐसे में ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर से यहां पर इस अवैध कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम किया गया है। और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था भी यहां पर बनी रहे, इसलिए प्रशासनिक अमले की मौजूदगी भी यहां पर भारी तादाद में तय सुनिश्चित की गई, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और खाकी वर्दी आपको हर तरफ यहां पर नजर आएगी कि, और इसी के साथ साथ यहां पर इस अवैध कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम किया गया। तो बिल्कुल ये सेंट्रल मार्केट का एरिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 दुकानें हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि सेंट्रल मार्केट में जितने भी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं इनको ध्वस्त किया जाए। 10 महीने बाद आज पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण को ढाया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरठ में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली है। ये जो सेंट्रल मार्केट में 22 दुकानें हैं, इनमें जो दुकानें थी अलग अलग चीज़ों की, कपड़ों से लेकर दूसरे सामानों की दुकान थी, लेकिन अब इन दुकानों को तोड़ा गया है क्योंकि ये इल्लीगल बिल्डिंग्स हैं। मेरा नाम पुनीत शर्मा है। किस चीज की यहाँ पे शॉप थी? मेरे इस कॉम्प्लेक्स में हिमालय वेलनेस का स्टोर था, हिमालय, जो कि और 6 साल बाद 100 साल जिस कंपनी के पूरे होने वाले हैं।
उसका स्टोर था मेरे पास अपना। आपकी यहाँ पे कितने पुरानी हो चुकी होगी शॉप? ऑलमोस्ट मैं 8.5 साल हो गए मुझे, 8.5 साल के करीब मैं यहाँ से अभी स्टेब्लिश्ड है मेरा यहाँ पे था। अब जैसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया ध्वस्त इसको किया जाए, तो सामान खाली कर रहे हैं आप? सामान खाली करना नहीं है भैया, हो चुका है ऑलरेडी खाली। सारे फिक्सचर्स वगैरह सब हट चुके हैं, दुकान टोटल खाली हो चुकी है। अच्छा, मैं अगर नुकसान की बात करूँ तो लगभग कितना नुकसान हम मान के चले, क्योंकि अभी पूरा ध्वस्त हो जाएगा तो पूरा ही कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से अगर करना भाई पूरा का पूरा ये मान लीजिए कि अगर हम नॉर्मली किसी स्टोर को तैयार करते हैं भैया, अगर वो फ्रेंचाइजी आउटलेट हो या कंपनी आउटलेट हो, अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है पूरे स्टोर को डेवलप करने में, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इसमें स्टॉक नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर संजय गोयल है, मैं फिजिशियन हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर निशी गोयल है, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं। हम यहाँ पे पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 35 इयर्स बहुत बड़ा पीरियड होता है, छोटा मोटा पीरियड नहीं होता। आप लोगों की तो उम्र भी होगी, इतनी किसी की नहीं होगी। हमारे पास जो पिताजी अपने बच्चों को लेके आते थे, वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, वो भी अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो इतना पुराना समय से हम यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं। सबसे पहले हम इस मार्केट में आए 1990 में, जब यहाँ कुछ दुकानें हुआ करती थी। जब से ये मार्केट धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया, लोगों का विश्वास जमता गया और मार्केट को आज आप देख रहे हो कितना फलता फूलता मार्केट है। लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हमें ये कार्यवाही करनी पड़ रही है। हम पूरा सम्मान करते हैं उनके आदेश का, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हम इसको बचा नहीं पाए। इसकी वजह से बहुत से लोगों का रोजगार चला जाएगा। मेरे पास कंपाउंडर्स हैं, बराबर में मेरी शॉप्स हैं, और जो भाइयों की उनके पास काम करने वाले लोग हैं, उनका रोजगार चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही परेशानी भरा समय है सबके लिए। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना और शासन के आदेशों का पालन करना, हम जिम्मेवार नागरिक होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी। तो हमने अपनी आज सारी दुकानें खाली कर दी, ताकि वो प्रशासन ये चाहता है कि वो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करे। देखिए, मेरा नाम अजय गुप्ता है, अध्यक्ष हूँ संयुक्त व्यापार संघ मेरठ। देखिए, ये लड़ाई बड़े लंबे समय से चल रही थी और लगातार हम लोग सार्थक प्रयास थे कि किसी का प्रयास से और किसी तरीके से भी ये कॉम्प्लेक्स टूटने से बच जाए, व्यापारी ना उजड़े, व्यापारी का व्यापार चलता रहे, उसका परिवार और वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी, उनका परिवार चलता रहे। मामला हाई कोर्ट में हमारे विपरीत हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला, सर्वोच्च न्यायालय में गया और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि हमारे खिलाफ हुआ। उसके बावजूद भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से लखनऊ में टाइम लेकर एक ही बिंदु पर बात की थी। मेरठ जब वो आए पिछले दौरे में, तभी हमने उनसे सर्किट हाउस में इस संबंध में बात की थी और पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया था। उसी कड़ी में एक नया शासन आदेश भी जारी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये कॉम्प्लेक्स उसमें भी नहीं आ पाया। और ये आज एक दिन में बना नहीं, अधिकारियों और हमारे लोगों के बीच में एक टाई अप हुआ और उसी में ये बना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि ये रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए थी और ज़मीन हम लोगों ने खरीदी थी, व्यापारियों ने खरीदी थी, बना, और अब ये टूट रही है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसमें कोई हस्तक्षेप का कारण ही नहीं बनता, चाहे सरकार हो चाहे आम आदमी हो। तो उसी के तहत कार्रवाई में इसके बाद जो नया जीओ आया है गवर्नमेंट का, आवास विकास का नया, उसमें कानून में परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी, हम सबका प्रयास होगा, मेरठ के सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग इस प्रयास में करेंगे कि ये दोबारा उस नए जीओ के अनुसार अगर संभव हुआ तो व्यापारी फिर आबाद हो और वो अपना व्यापार कर सके। बाकी देखा जाए सेंट्रल मार्केट में आवास है, ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। ये 2014 से लंबित थी। इसमें 2024 में आदेश हुआ था, उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। अच्छा, कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? इसमें 21 दुकानें हैं।
21 दुकान। जी। अच्छा भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हर स्टेप पे पैसा लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। स्लिप थे आपके ये अधिकारियों पर FIR ऐसा हुई है। वो FIR इसलिए हुई है कि नहीं रोक पाए इसलिए। कोई ऐसा कोई नहीं है, गलत आप बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। अभी एक आरोप है कि कोई गिर नहीं है, तो एक दिन में निकल आया। सालों नहीं, की नहीं। मार्केट है, आखिर कैसे निर्माण हो गया? निर्माण कार्रवाई तो सब करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता इतनी कार्रवाई। अच्छा, इन लोगों का आरोप है कि अभी आसपास भी 3 अवैध कॉम्प्लेक्स बन गए इसी रेजिडेंसी सब पे कार्रवाई होगी, सब पे समान कार्रवाई होगी सभी पे। कितने कॉम्प्लेक्स क्या अभी भी बनने से रोका नहीं जा रहा? सब रोके जा रहे हैं, कार्रवाई लगातार हो रही है और ये इसके बाद फिर आगे भी कार्रवाई होगी। देखिए भैया, पिछले 15 साल से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पहले तो न्यायालय से उम्मीद थी कि हमें कहीं राहत मिलेगी। जब वहाँ भी ध्वस्तीकरण का हमें ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद हमारे पास विकल्प सरकार बचती है। सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे प्रतिनिधि, हर दर पे हमने जाके घुटने टेके, माथा टेका, लेकिन हमें कहीं से कोई मदद नहीं। मामला असल में है क्या, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, व्यावसायिक आवासीय प्लॉट पर आप, इनका कहना यह है कि आवासीय पे व्यवसाय नहीं कर सकते आप। मैंने सुना है कि आज तक जो बुलडोजर चलते हैं वो शायद माफियाओं पे चलते हैं, जो कत्ल करते हैं, हत्याएं करते हैं। लेकिन आज मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद माफिया घोषित कर दिए गए कि हमारा बुलडोजर चल गया। भाई योगी सरकार में तो हमने यही सुना था कि माफियाओं पे चलता है, आज व्यापारियों पे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, माफिया, हम आपको आज से मानने लगे कि हम माफिया हो गए। देखिए, इस समय प्रतिनिधि तो छोड़ो, कोई व्यापारिक संगठन भी हमारे पास नहीं है। हम इस बिल्डिंग के जो भी 10-12 लोग ओनर हैं, उसमें से भी 3-4 भागदौड़ में लगे थे और आज तक भी हमारा प्रयास था और अब तक भी हमें चमत्कार होने की उम्मीद थी, शायद कुछ बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा पाए। 84 में वीर सिंह के नाम प्लॉट आवास विकास ने अलॉट करा था, रेजिडेंशियल। उन्होंने यहाँ पे पहले सबसे पहले डेयरी खोली, उसके बाद आगे दुकानें बनाने, एक दुकान बना के उन्होंने यहाँ दुकान बेचनी चालू कर दी थी। 2012 में कुछ हमारे व्यापारियों ने जो पीछे का उसका पार्ट था डेयरी वाला, वो खरीद लिया था और उसमें वो दुकान बना रहे थे। तभी आवास विकास वालों से इन लोगों की सेटिंग नहीं हो पाई, वो पैसे मांग रहे थे, तो वहाँ मारपीट हो गई, वो थाना मुकदमा दर्ज हो गया मुचिन थाने में। वो हाई कोर्ट चले गया मैटर। 2014 में डबल बेंच ने इसे ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए। तब भी हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके प्रशासन पर रिक्वेस्ट कर वो मैटर रुक गया था। फिर ये लोग सब व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने का भी डिसीजन, हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन था कि जो अवैध निर्माण है तो ध्वस्त किया जाए, उसे माना उन्होंने और उसी पर इन्होंने निर्णय कर दिया। ये लगभग 22-23 दुकानदार हैं यहाँ पे, इसमें थे। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है क्योंकि मेरी दुकान नहीं थी, लेकिन मैं इन लोगों से सांस लेकर के सभी व्यापार दिल से जुड़ा हुआ था। और 2014 में भी हमने लोगों ने धरने के लिए दिया, लेकिन चूक हमारी भी रही है, व्यापारियों की भी, कि अगर 2014 में जब ये टल गया था सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम सरकार पे दबाव बनाते उस टाइम पे, तो हो सकता जो आज हम सब लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी नए नए रेगुलेशन ला रहे हैं, आवास विकास भी कह रहा कि हम रेगुलाइज करने के लिए स्कीम ला रहे हैं। अगर ये पहले हो जाती और हम व्यापारी भी सरकार दबाव बनाते, ये हमारा व्यापार बच सकता था। मुझे आज बड़ा दुख है कि मेरा व्यापारी का नाश हो रहा है। लोग राजनीति करेंगे या आएंगे जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि ये जो 22-23 दुकानदार हैं, इनकी आजीविका जारी है, इनके घर पे खाने कमाने वाला कोई नहीं। मुझे बड़ा दुख है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट 661/6 में अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे 22 व्यापारी इस मार्केट में थे। हालांकि देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आवास विकास की नींद टूटी। 1994 से ये प्रकरण चला आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। पहले केस हाई कोर्ट में था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। शिकायतकर्ता ने लगातार इसकी शिकायतें की हैं। ये आवासीय कॉलोनी थी और यहाँ पर इस मकानों को तोड़कर यहाँ पर ये मार्केट बना दिया गया था, जिसमें अब व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। फिलहाल देखा जा रहा है कि यहाँ पर 22 व्यापारी थे और व्यापारियों में
इसको लेकर काफ़ी रोष है। तमाम व्यापारी आज यहाँ पर एकत्रित हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये वही बिल्डिंग है जिसके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं और देखिए लगातार इसका ध्वस्तीकरण सुबह से चल रहा है। यहाँ पर तमाम पुलिस अमला, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और सभी लोग इसकी देख रेख कर रहे हैं। फिलहाल सभी का कहना है कि कोई अनहोनी ना हो, इसलिए बैरिकेड भी लगाए गए हैं। सभी को इससे पीछे रखा गया है। व्यापारियों ने रात में ही अपनी दुकानें खाली कर दी थी, उनको नोटिस थमाया गया था। उसी नोटिस के आधार पर अब यहाँ पर व्यापारियों ने साफ तौर पर अपनी दुकानों को खाली करना भी शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है, अब इसमें व्यापारी वर्ग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। हालांकि उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी इसमें बचाव की कई बार अपील की, गुहार लगाई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चल पाई। और आज आवास विकास के तमाम अधिकारी और पुलिस फोर्स की निगरानी में यहाँ पर यह बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले में दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यह हमला हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है, जहां लखनऊ में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं कि इस हमले में दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं। निशु, बिल्कुल, और सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यह हमला हुआ है। ऐसे में अब कई सारे पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने थाने में बताया जा रहा है कि वहां का घेराव किया है, पुलिस पर हमला किया गया है। गेस्ट हाउस में युवक का शव मिलने का ये पूरा मामला है, जहां परिजनों ने युवक की हत्या करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। ऐसे में गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये खबर निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति एक बार फिर से वहां पर कायम की जा सके, स्थिति को एक बार फिर से काबू करने की कोशिश वहां पर की जा रही है फिलहाल। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी देखिए, पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यह हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हिरासत में जो आरोपी लिया गया था, छोड़ने का आरोप लगा है। मौके पर पुलिस फोर्स टीम मौजूद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए, तस्वीरें भी अब सामने निकल कर आ चुकी है कि जो पुलिसकर्मी है उनकी वर्दी पर भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब ये तस्वीर ये देखिए किस तरह से बवाल मचा है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि लखनऊ पुलिस पर हमला हुआ और यहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ये हमला हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर, HNN आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहा है और ये वो रिपोर्ट है जो उस आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई थी। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा है। थाने में ही जमकर ये हंगामा हुआ है। गेस्ट हाउस में युवक का शव मिलने के बाद इस वक्त लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और पुलिस टीम जो है लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और शांति बनाए रखने की कोशिश के लिए भी यहाँ पुलिस कह रही है। बिल्कुल, और लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि वो पुलिस पर ही हावी होने पहुंच गए। बताया यह गया कि जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया था उसे छोड़ दिया गया और इसके बाद ही परिवारजन जो है वो बेहद गुस्साते हुए नजर आए और ऐसे में तस्वीरें भी लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस समय की जिस दौरान पुलिस पर हमला किया गया और उसके बाद से किस तरीके से स्थिति वहां पर बनी। एक गेस्ट हाउस में युवक का शव मिलता है और उसके बाद परिवारजन जो है वो हत्या का आरोप लगाते हैं। एक आरोपी को हिरासत में लिया भी जाता है लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया जाता है और इसी के बाद पुलिस के ऊपर जो है लोगों का गुस्सा इस कदर फूटता है। देखिए पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देखिए किस कदर पुलिस के साथ यहाँ पर जो है
इस तरीके से व्यवहार किया गया है, जहां पर तस्वीरों में आप देखेंगे बिल्कुल, लोगों का वर्दी जमावड़ा जो भी। है, वर्दी वो फटी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर हम देख रहे हैं कि पुलिस टीम जो वहां पर पहुंची थी उसकी वर्दी फटी हुई दिख रही है, क्योंकि जो यहाँ पर काफी संख्या में लोग थे उन्होंने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और खबर ये है कि गेस्ट हाउस में एक शव मिला है। जो परिवार जिसका शव है, परिवार कह रहा है कि उस युवक की हत्या की गई है, यह आरोप लगाया गया है और जो आरोपी हिरासत में था उसको छोड़ने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। ये सुशांत गोल्फ सिटी थाने का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त पवन इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पवन, सबसे पहले तो ये बताइए कि हुआ क्या है, अभी इस वक्त स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी का मामला है और ये मामला बहुत गंभीर और संगीन बताया जा रहा है, क्योंकि एक गेस्ट हाउस में एक युवक का शव मिलता है, लखनऊ का ही निवासी है। और जब इसकी जानकारी पुलिस को पता चली कि एक गेस्ट हाउस में युवक का शव मिला तो परिजन को जानकारी दी गई। परिजन वहां पर गए और दो आरोपियों को सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने पकड़ा। लेकिन परिजनों का जो आरोप है कि एक जो आरोपी है उसको पुलिस ने छोड़ दिया है। परिजन ये भी कह रहे हैं कि इसकी गेस्ट हाउस में हत्या की गई है। अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने लाया गया है और पुलिस का जो कहना है कि जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन जो परिजन है वो आके जो बवाल कर रहे हैं। जो पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ है, जो जिसका मृत्यु हुई, उसके परिवारजनों ने सुशांत गोल्फ सिटी के पुलिस वालों पर हमला किया, वर्दी फट गई, ऐसे तमाम जो गंभीर आरोप भी हैं आप थाने के पुलिस कर्मियों पर और क्षेत्र के जो बीट अधिकारी उन पे भी तमाम आरोप परिजन लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है बहुत संगीन मामला है। पवन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की ओर के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद की तस्वीरें। और इसी के साथ साथ वहां फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, शांति व्यवस्था एक बार फिर से कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या कुछ अपडेट फिलहाल की स्थिति को लेकर? देखिए वहाँ सीआरपीएफ पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही जो मारपीट में लोग थे, जो परिजन थे, उनको भी थाने पे बैठाया गया है। कुछ लोग भाग चुके हैं लेकिन पुलिस उनकी भी छानबीन कर रही है। तो इसका जो इसको नियंत्रण करने के लिए सीआरपीएफ पहुंची है। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा जी पहुंचे हुए हैं और भी क्षेत्रीय के डीसीपी और एसीपी तमाम बड़े उच्च अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं इस पे पूरी तरीके से संज्ञान लेने के लिए। और आरोपी को किस लिए छोड़ा गया इस पे भी तमाम जांच चल रही है। परिजन भी बैठे हुए हैं। हालांकि अभी की जो जिस युवक की लाश मिली है, क्या उसका उन आरोपियों से कोई कनेक्शन था, क्या ये भी जानकारी मिल रही है? ये देखिए परिजन का आरोप है केवल। अभी जो पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, ये परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आरोपी थे इनको और आरोपियों को किस मामले में हिरासत में लिया गया था? परिजनों को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया था और शक के हिरासत में, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ दबाव हो रहा हो या कुछ रहा हो, ऐसे हालात में पुलिस ने उनको छोड़ा। तो ये सवालिया निशान पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है। परिजन उस पे अगर कह रहे थे कि इनको क्यों छोड़ा गया तो परिजन को बताना चाहिए था। हालांकि उस पे ये भी पुलिस का जो अभी खबर आ रही है कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, ऐसे इस बात का खुलासा होना था। तो कहीं ना कहीं इसके पहले अगर पुलिस और जो पुलिस टीम पर हमला हुआ है, पवन मुझे ये भी बताइएगा, ये आसपास के लोग थे जिन्होंने सिर्फ वो आक्रोशित होकर ही उन्होंने हमला किया या फिर कुछ और बात है? देखिए जिस प्रकार से ये जो अभी तक का जो मामला है, जो अधिकारियों का कहना है, परिजनों का कहना है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे जो युवक है उनके माता पिता भी कह रहे हैं कि बेटे की हमारी हत्या हुई, पुलिस इस पे छानबीन नहीं करके आरोपियों को छोड़ रही है, जिससे आक्रोशित होकर आसपास के लोग भी थे, उनके परिजन भी थे, रिश्तेदार भी थे, उन्होंने आक्रोशित होकर पुलिस पर हमला किया कि ऐसा पुलिस क्यों कर रही है। हत्या का जो ये जो कृत्य हुआ है इस पे पुलिस संघीय धाराओं और संघीयता से काम नहीं कर रही है। तो पवन, सवाल ये भी है कि किस अवस्था में युवक का शव मिला है, क्या कुछ पोस्टमार्टम के बाद सामने आया, पोस्टमार्टम हुआ भी है या नहीं, क्या कुछ पूरा अपडेट है? क्योंकि परिवारजन तो लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हत्या हुई है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई? ये बिल्कुल देखिए अभी जो हत्या हुई है, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजी थी और लेकिन अभी तुरंत जब
अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर थाने में बैठाया, पूछताछ कर रही थी, लेकिन मामला तब बिगड़ा क्योंकि अभी न पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और न ही अभी कौन कौन इसमें शामिल है, कितने लोग शामिल है, ये जांच का जो पुलिस जांच कर रही थी अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। लेकिन मामला केवल जब बिगड़ा कि एक आरोपी को छोड़ा गया कि ये आरोपी कौन था, पुलिस ने इसको क्यों छोड़ा, तो इसको लेकर ये पूरा मामला बिगड़ा। और ऐसा तो क्या ये लोग सभी लोग थाने भी पहुंचे थे? थाने का भी घेराव किया गया था पवन? जी बिल्कुल, थाने का घेराव परिजनों ने किया, आसपास के लोगों ने किया, रिश्तेदार तमाम लोग थे। This line is out. ठीक है, तो फिलहाल मेरे सहयोगी पवन ये बता रहे थे कि किस तरह से एक शख्स का शव जो है गेस्ट हाउस से बरामद हुआ और फिर परिवार जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गया और ये भी आरोप पुलिस पर लगाया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से परिवार काफी ज्यादा नाराज नजर आया। थाने का घेराव उसने किया और काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया है। कुछ ही देर में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है, ये अपराधी कौन है, शख्स के साथ उन अपराधियों का कनेक्शन क्या है। और ऐसी कई जानकारियां हैं जो भी आना बाकी हैं, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सवाल इस आक्रोश को लेकर है, किस तरीके से परिवारजन जो है आक्रोशित हो जाते हैं, पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं, पुलिस थाने का घेराव कर लेते हैं, तो वही दूसरा सवाल पुलिसकर्मियों पर भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि लगातार परिवारजन जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ओर से लापरवाही की गई है और जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे इस पूरे मामले में, उनमें से एक आरोपी को जो है छोड़ दिया गया। और इसी को लेकर परिवारजनों का गुस्सा था, जो कि इस कदर फूटा कि पुलिस वालों पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए। जिस तरीके से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया, अभी भी लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की ओर के ऊपर हमला किया गया और भारी लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आई। इसमें परिवारजन भी शामिल थे, आसपास के लोग भी शामिल थे, उनको भी लगा कि ये गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। और ऐसे में फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। स्थिति को एक बार फिर से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसा कि बताया गया है कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे बातों को लेकर खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि सवाल अभी ये भी उठ रहा है, क्योंकि परिवारजनों की ओर से जो हत्या का आरोप लगाया गया युवक की, तो ऐसे में युवक का शव किस हालात में बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो उसमें क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, इस बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां आना शेष है। पुलिस की भागीदारी इसमें किस तरीके से रही और परिजन जो आक्रोशित हुए, कौन कौन उसमें शामिल था, किसने पुलिस पर हमला किया है, जो तमाम सीसीटीवी जो आसपास लगे होंगे उनको भी खंगाला जाएगा कि किस तरीके से पुलिस पर हमला किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई अब होगी। बिल्कुल, और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, वाकई क्योंकि देखिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस पर भीड़ जो है एक एक आती है और हमला करने की कोशिश करती है, वर्दी फट जाता है यहाँ पर पुलिस वालों की, तो कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि एक तो ये कि हिरासत में जो आरोपी लिया गया उसको छोड़ा गया, इस वजह से परिवार नाराज नजर आ रहा है। दूसरा ये कि पुलिस जो है सिचुएशन को नहीं संभाल पा रही है। गेस्ट हाउस में जो लड़का जो है उसकी लाश मिली है और साथ ही साथ जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे, हालांकि उनके परिजन की तरफ से जिस तरीके से उनके इल्जाम लगाए गए थे, उसके बाद पुलिस ने तत्परता तो दिखाई, दोनों को अरेस्ट भी कर लिया। तो अभिषेक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर इस मामले को लेकर कई सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। दर्जनों पुलिसकर्मी इस पूरे घटना में घायल हो जाते हैं, तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में फिलहाल अपडेट यही है कि वहां पर एक बार फिर से शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवान भी बताया गया, हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े पवन, उन्होंने जानकारी साझा की कि वहां पर तैनात किए गए ताकि एक बार फिर से वहां पर शांति व्यवस्था जो है कायम की जा सके। और ऐसे में लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। भारी तादाद में लोग जो है बाहर आ गए, जिनमें परिवारजन भी शामिल थे, आम लोग भी इसमें शामिल थे, जो आसपास के करीबी लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन अब सवाल दोनों तरफ खड़े हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर जहां पर पुलिस की वर्दी फटी हुई दिखाई दे रही है, एक तस्वीर जहां पुलिस के हाथ में चोट लगी है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब परिवार और परिवार के करीबी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने घेराव किया थाने का
और टीम पर हमला किया है। अभिषेक आनंद एक बार फिर से मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। लखनऊ यूपी की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल नीतू, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं जिस तरीके से कि आने वाले वक्त में जो हमारा जो यूपी जो है वो क्राइम मुक्त रहेगा, लेकिन जिस तरीके से जो अभी जो घटना जो हुई है तो पुलिस पे जो खासा सवाल उठ रहा है जिस तरीके से, क्योंकि जो लड़का जो है उसका जो शव जो है वो गेस्ट हाउस में मिला है। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसी तहत उसको दोनों को रिहा कर दिया गया। ऐसे में जो गुस्साए हुए जो परिजन थे उनका साफ तौर पर ये डिमांड है, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस बुनियाद पे आपने उन दोनों को रिहा किया है, आखिरकार क्या कुछ आपको जानकारियां मिली हैं, वो जानकारियां हमें दे दे। लेकिन पुलिस जो है अभी कुछ भी बताने से मना कर रही है। हालांकि पुलिस पर जो परिजन जो लोग थे वहां पे जो गुस्साए लोग थे कई उनके साथ मारपीट भी की गई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम लोग उनको बताने की कोशिश करेंगे, आने वाले वक्त में पूरा जानकारी जो है वो अभी तक पूरा साझा करेंगे। जल्द से जल्द इंतजार करना होगा कि आखिर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या जानकारियां हाथ लगती हैं। और इस वक्त जिस तरह से स्थिति बनी है, पुलिस अब इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।